गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जो हमसे कुछ चैप्टर छूट गए थे। अब उन्हें स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं कक्षा 12 पहली यूनिट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोसों को उनकी ज्यामितीय संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला है बच्चों नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में उनके घटक कण, ब्रैकेट में लिखेंगे परमाणु, अणु या आयन, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं तथा उनमें उन घटक कणों की दीर्घ प्रसार व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण इन ठोसों का एक निश्चित शार्प गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, NaCl, डायमंड यानी कि हीरा, सोडियम क्लोराइड, हीरा, डायमंड, और इसके अलावा जिंक ब्लेंड आदि। दूसरा प्रकार है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में कहते हैं इसे एमोर्फस सॉलिड। वे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में उनके घटक कणों की लघु प्रसार व्यवस्था, इसको कहते हैं बच्चों इंग्लिश में शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। इसको अभी बताएंगे, ये दीर्घ प्रसार व्यवस्था और लघु प्रसार व्यवस्था क्या है, इस टॉपिक के बाद समझाएंगे आपको क्या होता है। तो क्या है अक्रिस्टलीय ठोस? वे ठोस की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती और उनमें उनके घटक कणों की लघु प्रसार व्यवस्था पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। चूँकि इन ठोसों में उनके घटक कणों की लघु प्रसार व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, अर्थात ये ठोस एक निश्चित ताप परास में, टेम्परेचर की रेंज में धीरे धीरे पिघलते हैं। उदाहरण कांच, एग्जाम्पल है बच्चों इसका कांच यानी कि गिलास, और रबर, फोम, प्लास्टिक आदि। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच, रबर, फोम, प्लास्टिक आदि। इसके बाद लिखेंगे बच्चों नीचे थोड़ा सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। इन ठोसों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, अपितु ताप की एक बड़ी परास में धीरे धीरे पिघलकर बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को सुपर कोल्ड लिक्विड, अति शीतित्र, हिंदी में कहते हैं इसे अति शीतित्र द्रव भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुपर कोल्ड लिक्विड का कांच। तो क्वेश्चन आता है बच्चों कांच को अति शीतित्र द्रव क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन है कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, अपितु यह ताप की एक बड़ी परास में धीरे धीरे पिघलकर द्रव की तरह बहने का इसमें गुण पाया जाता है, जिसके कारण कांच को अति शीतित्र द्रव कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। अति शीतित्र मतलब सुपर कोल्ड, ऐसा द्रव जिसको बहुत अधिक ठंडा करके हमने ठोस बना दिया है, उसको कहते हैं अति शीतित्र द्रव। तो कांच में भी यही गुण पाया जाता है, ये प्रत्येक टेम्परेचर पर धीरे धीरे पिघलकर बहने लगता है, तेज़ी से नहीं, बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये पिघल रहा है कि नहीं। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं 50-60 साल पुरानी या 70 साल पुरानी, तो उनमें क्या होता है जो विंडो में कांच लगे होते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे पिघल के नीचे को बहते हैं। तो लंबे समय के बाद जो विंडो है उनका शीशा नीचे से मोटा हो जाता है
ऊपर से पतला होता है, क्योंकि वो कांच धीरे धीरे पिघलता जाता है नीचे, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बहेगा कि वो आपको दिख जाए द्रव की तरह, बहुत धीरे धीरे नीचे बहता है। तो बच्चों यही थे ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम आपको बताते हैं दीर्घ प्रसार व्यवस्था क्या होती है बच्चों, जो कि आपको क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। दीर्घ प्रसार व्यवस्था, ये लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए है बच्चों। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ये होता है बच्चों, यदि किसी ठोस को देखें, उसमें मान लीजिए दो प्रकार के कण हैं, एक छोटे छोटे इस तरह से हैं, दो प्रकार के यदि उसमें कण है मान लीजिए इस तरह से, दूसरे प्रकार के थोड़े बड़े कण हैं वो इस तरह से हैं। चलिए इतने ही दिखाते हैं। उसके प्रकार बाद फिर ये पहली वाली परत होगी, फिर उसके बाद ये दूसरी परत। तो पूरे क्रिस्टल में इसी तरह से अल्टरनेटिव क्रम में होगी, छोटे कण फिर बड़े कण फिर छोटे कण फिर बड़े कण, इस तरह से देखेंगे तब भी छोटा कण बड़ा कण छोटा कण बड़ा कण, इस तरह से भी इनमें जो इन्हीं कणों का अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में पाया जाएगा, लंबी परास में होगा इस तरह का अरेंजमेंट, छोटे कण फिर बड़े कण, इस तरह से। ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं, दो प्रकार के कण हैं, एक छोटे एक बड़े, तो छोटा बड़ा इस तरह से पूरे क्रिस्टल में होगी, तो इसको कहते हैं एक ही जैसी व्यवस्था है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, दीर्घ प्रसार व्यवस्था। ये होती है क्रिस्टलीय ठोसों में। दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु प्रसार व्यवस्था, जिसको क्या कहते हैं बच्चों हम, जिसको कहते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट में क्या होता है, मान लीजिए उसमें भी दो ही प्रकार के कण हैं, एक छोटे कण एक बड़े कण, तो क्या होगा उसमें इस तरह से होगा, मान लीजिए छोटे कण पहली परत में, उसके बाद बड़ा कण छोटा कण बड़ा कण छोटा कण छोटा कण, यह मान लीजिए छोटा कण बड़ा कण छोटा कण बड़ा कण छोटा कण बड़ा कण छोटा कण छोटा कण छोटा कण छोटा कण, इस तरह से होगा। इनमें कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होता कि छोटे के बाद बड़ा ही आएगा तब छोटा आएगा तब बड़ा आएगा। कहीं कहीं बहुत छोटे से क्षेत्र में हो सकता है कि इस तरह का अरेंजमेंट हमको मिल जाए, जैसे ये दिखाया है यहाँ पर, देखिए इतने में, ये छोटा कण बड़ा कण छोटा कण फिर छोटा कण बड़ा कण छोटा कण। तो केवल छोटी सी रेंज में, बहुत छोटी सी परास में तो ये व्यवस्था होगी, लेकिन पूरे क्रिस्टल में देखें तो क्या होगा, इरेगुलर होगा, अनियमित होगा। इधर से देखते हैं छोटे कण, उसके बाद बड़ा कण छोटा कण छोटा कण, या इधर को देखते हैं छोटा कण बड़ा कण, या इधर को भी, तो ये इरेगुलर होता है। केवल छोटे से क्षेत्र में ही इन कणों का एक निश्चित व्यास होता है घटक कणों का, बाकी में नहीं होता। केवल इतने से क्षेत्र में तो रेगुलर है, इसी को कहते हैं लघु प्रसार व्यवस्था, जिसमें घटक कणों का जो प्रसार है, अरेंजमेंट है, वो केवल छोटे से क्षेत्र में ही होता है, बाकी में पूरे क्रिस्टल में नहीं होता। ये होते हैं आपके एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। घटक कणों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक आयनों से बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में उनके घटक आयन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, और इन बलों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आयनिक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। गलित अवस्था में तथा विलयन में ये ठोस विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। उदाहरण NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि। यानी कि उदाहरण सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड एवं अन्य धातु सल्फाइड व ऑक्साइड। तो इस तरह से होगी इसकी स्ट्रक्चर आयनिक ठोसों की। जो छोटे वाले हैं वो प्लस आयन होंगे, बड़े वाले माइनस आयन होंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से आयन होंगे।
इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों आयनिक ठोसों की। ये हो गया आयनिक ठोस, ठीक है। घटक कण है इनके आयन। नेक्स्ट प्रकार है बच्चों आणविक ठोस। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में उनके घटक अणु परस्पर दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। उदाहरण है बच्चों इनके बर्फ यानी कि H2O। इसके अलावा आणविक ठोसों के उदाहरण है बच्चों बर्फ, आयोडीन, गंधक, सल्फर S, फॉस्फोरस P4 होता है, ठोस CO2 आदि। स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों इस तरह से होगी। यह है घटक अणु कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये उदाहरण है ये स्ट्रक्चर है आपकी आणविक ठोस। तीसरा प्रकार परमाणुवीय ठोस या सहसंयोजक ठोस। मुख्य रूप से इनको इस नाम से जानते हैं, सहसंयोजक ठोस, एटॉमिक और कोवेलेंट सॉलिड। तीसरा प्रकार सहसंयोजक ठोस या परमाणुवीय ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं परमाणुवीय या सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में उनके घटक परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक असामान्य रूप से बहुत उच्च होते हैं। उदाहरण है बच्चों परमाणुवीय ठोसों के उदाहरण है बच्चों डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और कार्बोरंडम यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, SiC आदि। जो हीरा होता है बच्चों ये बहुत कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है और विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि हीरे में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के रूप से पड़ोसी 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जिससे एक नियमित समचतुष्फलक की संरचना पाई जाती है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये कैसा होता है, कठोर और विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट नरम और विद्युत का चालक होता है बच्चों, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरित होता है और पड़ोसी 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर षटकोणीय रिंग संरचना बनाता है तथा ये रिंग परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी होती हैं और प्रत्येक कार्बन के पास एक गतिशील पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और षटकोणीय रिंगों के कारण जो परस्पर जुड़ी होती हैं वान डेर वाल्स बलों के द्वारा, उसके कारण वो गतिशील होती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट नर्म होता है और विद्युत का चालक होता है गतिशील पाई इलेक्ट्रॉन के कारण। तो स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर देखेंगे तो बच्चों इस तरह से हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, इस तरह से। ये है आपके घटक परमाणु हैं और ये सहसंयोजक बंध है बच्चों, सहसंयोजक इनके कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है आपका सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजक या परमाणुवीय ठोस, क्योंकि परमाणु से बना इसलिए परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं। चौथा प्रकार है बच्चों, लास्ट प्रकार, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। वे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक धातु परमाणुओं से बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों में धातु परमाणु परस्पर धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे होते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धात्विक ठोस विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। मतलब धात्विक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक भी असामान्य रूप से उच्च होते हैं।
तो बच्चों यही थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर दूसरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।